दोस्तों, आपको हमारी ही वीडियो क्यों देखनी चाहिए, हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, पहली बात तो ये कि हम फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं करते। और दूसरी बात ये कि दोस्तों, इस वीडियो में 2011 से लेकर के अब तक जितने भी रीट के अंदर CDP के फर्स्ट पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम एक ही वीडियो में शामिल करेंगे। और तीसरी मुख्य बात दोस्तों, हम छोटी छोटी ट्रिक बताते हैं प्रश्नों को लंबे समय तक याद रखने के लिए। 2011 का पहला प्रश्न है, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, इनमें से सभी को। दोस्तों, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चे खिलौनों से खेलना पसंद करते हैं। इनमें से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दोस्तों, दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, दल या समूह में रहने की अवस्था। दोस्तों, छोटा बच्चा अपनी चीज़ें किसी को नहीं देता है। आपने देखा ही होगा, बच्चे अपने खिलौने किसी को नहीं देते हैं, वो अकेले ही खेलना पसंद करते हैं। इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ए कथन गलत है, छोटा बच्चा समूह में नहीं रहता है। प्रश्न नंबर 3 है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन को समझने लगते हैं? पहला ऑप्शन है द्रव्यमान को, द्रव्यमान और संख्या को, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र को। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, तीनों चीज़ों के बारे में उत्तर बाल्यावस्था में बालक समझने लगता है। प्रश्न नंबर 4 है, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। दूसरा है, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तीसरा है, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। दोस्तों, अभिप्रेरणा और अनुभव के साथ जो भी चीज़ें परिवर्तित होती हैं, यानी उनमें जो परिवर्तन आता है वो ही विकास कहलाता है। अनुभव विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण श्रृंखला है। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों, नहीं वाले प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको नहीं पर ज़्यादा ध्यान देना है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। दूसरा है, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। तीसरा है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। चौथा है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। दोस्तों, हम किसी को अगर बढ़ावा देते हैं तो उसके अंदर विकास जरूर होता है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई बच्चा प्रश्न हल नहीं कर पाता और आपसे बोलते हैं कि आप कर लोगे बेटा, तो वो बच्चा सीख जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? दोस्तों, उत्तर बाल्यावस्था के बारे में प्रश्न इनमें से कौन सा सही कथन नहीं होगा? पहला ऑप्शन है, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम बालकों के साथ रहना सीखना। दोस्तों, ये बहुत हैवी प्रश्न दोनों चीज़ें हैं, पुरुषोचित और स्त्रियोचित, और बालक के बस की बात नहीं है इन चीज़ों के बारे में सीखना। ये बच्चा किशोर अवस्था में आकर सीखता है। अगला प्रश्न है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः। पहला ऑप्शन है, सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। दोस्तों, एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर प्रश्न सकारात्मक है और बाकी के 3 ऑप्शन छोटे दे रखे हैं और कोई ऑप्शन बहुत ही अधिक बड़ा दे रखा है, यानी बाकी के 3 ऑप्शनों से दुगने से अधिक बड़ा या दूना बड़ा दे रखा है, तो 99 पॉइंट उसका सही जवाब वही ऑप्शन होता है जो सबसे बड़ा होता है।
और इसका भी सही जवाब ऑप्शन डी है। लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 8 है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछल जाता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली फिर से कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर फिर उछल जाता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है शास्त्रीय अनुबंधन का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का। इसको दिया था रूसी वैज्ञानिक पावलोव ने। अगला प्रश्न है, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? वैसे दोस्तों, दंड देना हमेशा नकारात्मक होता है, लेकिन ये प्रश्न में पूछा गया है सकारात्मक। तो दोस्तों, मित्रों के द्वारा उपहास उड़ाना, दूसरा है मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, तीसरा है मीन मेक निकालना बंद करना, चौथा है इनमें से सभी। दोस्तों, आप लोग सभी जानते होंगे मित्रों के द्वारा उपहास उड़ाना कभी भी दंड नकारात्मक नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा कि आपस में मित्र मजाक करते हैं और गाली वगैरह भी देते हैं, बच्चे उसको सकारात्मक रूप में लेते हैं। ये मित्रों के द्वारा उपहास उड़ाना हमेशा सकारात्मक दंड में आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? दोस्तों, यहाँ नहीं वाला प्रश्न पूछा है और नहीं वाले प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं रीट के अंदर। यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। दूसरा है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। दोस्तों, अभिप्रेरणा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। दोस्तों, अभिप्रेरणा व्यक्ति को प्रिय स्थिति से दूर नहीं बल्कि उसके पास रखता है, यानी डी कथन गलत है। अगला प्रश्न नंबर 11 है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने के व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? पहला है अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम, अभिप्रेरणा। दोस्तों, ये कहलाता है अभ्यस्तता। प्रश्न नंबर 12 है, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दोस्तों, नहीं पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि रीट का फेवरेट चीज़ है नहीं। पहला ऑप्शन है दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। दोस्तों, अभिवृत्ति में कभी भी हमें दबाव से किसी के लिए राजी नहीं करना है। पहला ही कथन गलत है और इसका सही जवाब भी ऑप्शन पहला ही होगा। दबाव हमेशा नकारात्मक होता है, किसी भी चीज़ में आप इसको सकारात्मक घोषित नहीं कर सकते। किसी विचार को दोहराने अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति संदेश के साथ सहचर्य स्थापित करना। दोस्तों, दबाव हमेशा नकारात्मक होता है और यहाँ भी प्रश्न नकारात्मक पूछा गया है। प्रश्न नंबर 13 है, उपलब्धि अभिप्रेरक से के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जाता है। ये दोस्तों बिल्कुल सही है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकसित विकास प्रेरक कहा जा सकता है। बिल्कुल सही। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। इनमें से सभी कथन सही हैं। प्रश्न नंबर 14 है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, विद्यालय में। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। 6 से 10 वर्ष के बच्चे विद्यालय में रुचि लेना ज़्यादा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, धर्म में नहीं कर सकते, मानव शरीर में तो कर ही नहीं सकते, यौन संबंधों में भी नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है,
कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है। इनमें उसमें चेतना के 3 स्तर हैं। पहला ऑप्शन है गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत। दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। दोस्तों एक चीज समझ लीजिए, अगर ऑप्शन में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है तो 80% उस प्रश्न का आंसर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत होता है। आगे हम आपको ये चीज बताते चलेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? पहला है प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण, उदात्तीकरण। दोस्तों विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, और दोस्तों बच्चे एक जगह से दूसरी जगह खेलने चले जाते हैं तो ये विस्थापन होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि मनुष्य संतुष्ट किया जा सके। पहला है दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को या आवश्यकताओं को। दोस्तों संतुष्ट करना होता है आवश्यकताओं को, क्योंकि स्वयं की बात कर रहा है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमजोर को डराने वाला, भगोड़ापन या स्वालीनता। दोस्तों स्वालीनता भावनात्मक व्यवहार में बाधा को उत्पन्न नहीं करता है। अगला प्रश्न है निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। दोस्तों एक चीज याद रखना, बच्चा निःशक्त हो या विकलांग हो, किसी भी प्रकार का बच्चा हो, मंदबुद्धि हो, आप उसे कभी भी अलग पढ़ाने की बात नहीं करेंगे, उसे सभी के साथ पढ़ाने की बात करेंगे। और इसका सही जवाब होगा समावेशित शिक्षा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? पहला है दोस्तों बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना। दूसरा है धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं का ना कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। दोस्तों मानसिक मंदता वाले बच्चों के लिए विशेषता नहीं है अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। दोस्तों समझो, संबंध कमजोर नहीं हो सकते, संबंध तो उनसे सही हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 21 है विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? पहला है सह शैक्षणिक क्रियाओं का प्रावधान, दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा है रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य के लिए विद्यालयी वातावरण सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। अगला प्रश्न है कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है? पहला है दोस्तों ऐसे अभिभावकों के बालक जिनकी वार्षिक आय कम है। दूसरा है ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग से आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं। चौथा है ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। दोस्तों यहाँ हमारी ट्रिक काम करती है, जो सबसे बड़ा ऑप्शन उसके सही होने के 99 से लेकर के 90 से लेकर के 99% चांस। दोस्तों यहाँ भी देख लीजिए, चौथा ऑप्शन बाकी 3 ऑप्शनों से बहुत अधिक बड़ा है और इसीलिए इसका सही जवाब भी ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्देशित किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थी की औसत 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। दोस्तों जब भी 200 से अधिक की बात होगी, लेकिन हम आपको आसान चीज़ों में समझा देंगे। जब 60 बच्चे होते हैं तो 2 टीचर होंगे, 90 तक होंगे बच्चे तो 3 टीचर होंगे, और दोस्तों
91 से अगर 120 तक टीचर होते हैं तो 4 टीचर होंगे। सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा कि अगर 90 से एक भी बच्चा बढ़ गया तो 4 हो गए, और 60 से अगर एक भी बच्चा बढ़ गया तो टीचरों की संख्या 3 हो गई। यानी अनुपात हमेशा 30 तक का रहेगा, यानी 1:30 का, 30 बच्चों पर एक शिक्षक। ये प्रक्रिया रहेगी 150 तक। दोस्तों अगर 150 हैं तो 5 शिक्षक। अब आगे प्रक्रिया बदल जाती है। अगर बच्चा 151 से 200 तक होते हैं तो एक तो होगा हेडमास्टर और 5 शिक्षक होंगे। अगर वहीं बच्चे 200 से अधिक कितने भी हों तब ये अनुपात 40:1 हो जाता है। यानी आपको 3 चीज़ें याद रखनी हैं। 30 का अनुपात होगा 150 तक, 150 पर प्लस एक टीचर और हो जाएगा अध्यापक, उसके बाद 200 पर 40:1 रहेगा। यानी 3 कैटेगरी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है दोस्तों, यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। तीसरा है, यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। तीसरा है, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इनमें से किया जाता है। चौथा है, स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। दोस्तों इसमें गलत कथन है ऑप्शन तीसरा, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इनमें से किया जाता है। ये कथन गलत है। प्रश्न नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। दोस्तों असत्य कथन बताना है। पहला है, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। दोस्तों ये बिल्कुल सही कथन है, हम शिक्षण में सुधार कर सकते हैं। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक होता है, ये भी हम पढ़ते आए हैं। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी इसका एक जवाब बचा ऑप्शन डी। डी कथन गलत है। शिक्षण अनुवेशन है, ये हमेशा गलत है। प्रश्न नंबर 26 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। पहला है, भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। दोस्तों अनुभव यहाँ भी है और यहाँ भी, लेकिन यहाँ प्लस पाठ्यक्रम दे रखा है और पाठ्यक्रम जरूरी होता है, यानी डी इसका सही जवाब है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। पहला है, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा का संचालन, प्रतियोगी परीक्षा प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक बनाना, या इनमें से सभी। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, कक्षा 10 तक की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। ये 2005 में सुझाया गया है। अगला प्रश्न है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। दूसरा है, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, विभिन्न एजेंसियों की स्थापना, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। दोस्तों कम अवधि की परीक्षाओं का अंतरण आपने देखा होगा, अब जो चल रहा है सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं अब होती हैं कम अवधि की परीक्षाएं, और आप इसको जोड़कर भी याद रख सकते हैं, ये दबाव को कम करने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। पहला है, बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना। दूसरा है, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों एवं समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। चौथा है, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है
का पुष्टि पोषण करना। दोस्तों यहाँ देख लीजिए, डी वाला ऑप्शन सबसे बड़ा भी है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? दोस्तों वीडियो अनुरूपण को, प्रदर्शन को, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव को, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये तीनों चीज़ें बच्चे के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन तीनों चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अनुभव। दोस्तों अनुभव हमेशा सबसे ज़्यादा सकारात्मक चीज़ होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इससे पहले कि हम 2012 के फर्स्ट पेपर पर चर्चा करें, आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम बार बार बोलकर आपका फालतू का समय बर्बाद नहीं करना चाहते। पहला प्रश्न है दोस्तों, 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा आधारित होती है। पहला ऑप्शन है, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। दूसरा है, कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति की अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है। तीसरा है, नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलने चाहिए। सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों अपने व्यवहार में प्रभावित करता है। दोस्तों नैतिक तर्कणा 9 वर्ष के बच्चे की वो सिर्फ अपना भला देखता है, भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। दोस्तों पहला इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? दोस्तों पहला ऑप्शन है, कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया है। दोस्तों वो अभिप्रेरित है, इसीलिए उसने समय बढ़ाया है। दूसरा ऑप्शन है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। तीसरा है, जगन ने श्वसन लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी है। दोस्तों यहाँ भी रुचि दिखा रहा है। अभिप्रेरणा के कारण राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सहसंबंध स्थापित करने में प्रगति की है। दोस्तों अभिप्रेरणा हमेशा बच्चों को चीज़ें बढ़ा चढ़ाकर करने के लिए प्रेरित करता है, और यहाँ भी प्रेरित कर रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। बी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि इसका अभिप्रेरणा से कोई संबंध नहीं है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन करना आरंभ कर दिया, इसका अभिप्रेरणा से कोई लेने देना नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? पहला ऑप्शन है दोस्तों, विद्यालयों के अवधान को उनके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करता है। दूसरा है, विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य निष्पादन को उनके समूह के अन्य साथियों के संदर्भ वर्णित करता है। तीसरा है, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। तीसरा है, जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो उन्हें सकारात्मक व्यवहारात्मक समर्थन प्रदान करता है। दोस्तों अध्यापक प्रशंसा इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताएं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। दोस्तों ये अध्यापक का कार्य होता है कि बच्चा कितना योग्य है और उसे किस तरीके से सिखाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? दोस्तों अधिगम के बारे में पूछा है। पहला है, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। दूसरा है, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना, चढ़ना, भागना और फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में। इनमें से सभी दोस्तों अधिगम है। हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, दोस्तों ये अधिगम है, ये स्वाभाविक चीज़ है। भोजन देखकर, और ये भी स्वाभाविक चीज़ है। प्रश्न नंबर अगला 5 है, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? दोस्तों सबसे कम महत्वपूर्ण का मतलब होता है नकारात्मक। चित्र, प्रतीक एवं चिन्ह, मांसपेशीय क्रियाएं, भाषा। दोस्तों मांसपेशीय क्रियाएं खेलों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, और यहाँ चिंतन की बात हो रही है।
तो चिंतन होता है दिमाग से। चित्र देखकर बच्चा चिंतन कर सकता है, प्रतीक और चिन्ह देखकर भी, और कोई कुछ बोलेगा उससे भी बच्चा चिंतन कर सकता है। मांसपेशियों का चिंतन में कोई कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। दोस्तों, बच्चे की अंदर की बुद्धि को। पहला ऑप्शन है दूसरों के अंतर्मन की इच्छाओं एवं मंशा का पता लगाना। दोस्तों, दूसरे की मंशा का तो कोई पता नहीं लगा पाया, दूसरे के मूड को भी कोई भाप नहीं पाया। मिलते जुलते संवेगों यथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना। दूसरों के विचारों एवं व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी का उपयोग करना। दोस्तों, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है मिलते जुलते संवेगों यथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी व्यूह रचना अभिप्रेत लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते लैंगिक समानता की भावना के विपरीत है। दोस्तों, लैंगिक समानता की भावना के विपरीत मतलब नकारात्मक। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को बताएंगे कि रूढ़िबद्ध विषयों में सफलता हासिल कर सकते हैं। दूसरा है प्रारंभिक विद्यालयी वर्षों में लड़के एवं लड़कियों में शारीरिक एवं गामक कौशलों के विकास की संभाव्य क्षमता समान होती है। तीसरा है लड़कों को समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। चौथा है लड़के एवं लड़कियों दोनों को कम आक्रामक एवं एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने के समस्त सामाजिक तरीकों को सिखाएं। दोस्तों, डी इसका सही जवाब है। यहाँ केवल लड़कों के बारे में बात कर रहा है और ये लैंगिक समानता के विपरीत होगा। अगर हम लड़का लड़की दोनों की बात करेंगे तभी लैंगिक समानता होगी, और ये ऑप्शन केवल लड़कों की बात कर रहा है। यहाँ भी लड़के लड़कियाँ दोनों हैं और यहाँ उन दोनों के बारे में बात हो रही है। विद्यार्थियों का मतलब लड़के लड़कियाँ दोनों, और यहाँ भी लड़के लड़कियाँ, लेकिन यहाँ केवल लड़कों के बारे में बात हो रही है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है। पहला है आँखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, गृह कार्य के आधार पर। दोस्तों, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर समझ सकता है, क्योंकि बच्चा जो बोलता है उसी के आधार पर उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को हम समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, सृजनशील के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित, पुरस्कार प्रेरित। दोस्तों, लक्ष्य केंद्रित नहीं होना चाहिए और ये होगा कार्य केंद्रित। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है। दोस्तों, पहला है बालकों की देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावित ढंग से तैयार नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल विशेषता वंचित वर्ग की है। उनके घर का माहौल उन्हें स्कूल के लिए प्रभावित नहीं कर पाता है, यानी स्कूल के लिए ढंग से तैयार नहीं कर पाता है। ये बिल्कुल कथन सही है। नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती है। दोस्तों, वंचित वर्ग के हैं, पैसों का अभाव होता है, ये भी बिल्कुल कथन सही है। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी देखभाल अच्छे से नहीं मिलती है। व्यापक एवं विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता, ये भी कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। इसका यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता। दोस्तों, विद्यालय में सभी बच्चों को एक समान समझा जाता है और सभी बच्चों को अभिप्रेरित किया जाता है। ये समाज में ऐसा हो सकता है, लेकिन विद्यालय में ऐसा नहीं होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यह, पहला ऑप्शन है अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। दूसरा है शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है जिसका विद्यालय से कोई संबंध नहीं होता। यह प्रमाणीकृत उपकरणों पर आधारित होता है। यह न्याय दर्शन पर आधारित है। दोस्तों, ये प्रश्न 2011 में भी पूछा गया था
और क्रियात्मक अनुसंधान से प्रश्न हर बार पूछा जाता है। अब पहले भी आपने देखा था, वहाँ भी ये अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासनों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि इसका सांख्यिकीय सत्यापन किया जा सके। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता। दोस्तों, इसका जो सबसे सही जवाब है वो है समस्याओं पर आधारित। दोस्तों, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है। प्रश्न नंबर 13 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCF 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि पहला ऑप्शन है, यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। ये बिल्कुल सही कथन है। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूटे, ये भी सही कथन है। यह बालकों को अपने पर विश्वास रखने के लिए प्रोत्साहित देगा, ये भी बिल्कुल सही है। और इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। दोस्तों, ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है? दोस्तों, वस्तुओं का प्रक्षेपण करना अथवा अवलोकनों की रिकॉर्ड दर्ज करना। दूसरा है, रेखा चित्र बनाना, वास्तविक अनुभव प्रदान करना, अमूर्तता के द्वारा विषय को सिखाना। दोस्तों, अमूर्तता के आधार पर हमें विषय को नहीं सिखाना है, यहाँ अमूर्तता होगा दोस्तों, अमूर्तता नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता? पहला है दोस्तों, यहाँ भी नहीं वाला प्रश्न है, देख लीजिए। एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंधन करता है। दोस्तों, ऐसा विद्यालय में होता है, आप लोगों ने देखा है। बैठने की लचीली व्यवस्था ये भी होती है। विभिन्न कक्षाओं में एवं एक ही कक्षा में अंतःक्रिया होती है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। विद्यालय का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। दोस्तों, विद्यालय नहीं, माफ़ कीजिए, विद्यार्थियों का। दोस्तों, विद्यार्थी आयु एवं योग्यता के आधार पर एक स्कूल के अंदर समान नहीं होते हैं, यानी डी कथन गलत होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। पहला ऑप्शन है, मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। दूसरा है, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, इनमें से सभी को। दोस्तों, वंशानुक्रम शारीरिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर माता पिता मोटे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनका बच्चा भी मोटा होगा, वो पतला भी हो सकता है। इसीलिए ये कथन गलत है। अगर ये कथन गलत हो गया तो इनमें से सभी सही जवाब नहीं हो सकता। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है, वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेपण भी महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई अध्यापक बचाव नहीं कर सकता और व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होता है। दोस्तों, टीचर का यही कार्य होता है कि बच्चे को नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से बचाया जा सके, और ये ऑप्शन बोल रहा है कि वो बचा नहीं सकता है, यानी सी कथन गलत है और इसका सही जवाब भी ऑप्शन सी होगा। इसीलिए प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? दोस्तों, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों,
यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। दोस्तों नहीं पर विशेष ध्यान देना है। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। दूसरा है, विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। तीसरा है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते। दोस्तों प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों सेम प्रश्न रिपीट हुआ है। 2011 में भी ये प्रश्न पूछा गया था, वहाँ भी संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, ये कथन सही जवाब था। अगला प्रश्न है, दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है। दोस्तों विपरीत का अर्थ हो गया नकारात्मक। पहला है, वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। बच्चे बड़ों पर निर्भर होकर नहीं सीखते, वो अपने अनुभव से भी सीखते हैं, जिम्मेदारियों को निभाना सीखते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। सदस्य दल के अंदर अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है। ये भी बिल्कुल सही है। यानी इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते अपने सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। दोस्तों ऐसा कोई भी सदस्य नहीं करता है। अगला प्रश्न है, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। पहला है, समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है, इसका पता लगाना। दोस्तों अधिगम को सुगम बनाने व ग्रेडना प्रदान करना। ऐसे विद्यार्थी का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष संप्राप्ति में कठिनाई अनुभव कर रहा है। अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन पहला, समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है, इसका पता लगाना। अगला प्रश्न है, राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश को दोस्तों राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है। पहला है दोस्तों, प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत का, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का, इनमें से सभी। दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था आपको पता है पावलोव ने, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसी तरह का प्रश्न 2011 में भी पूछा गया था, शास्त्रीय अनुबंधन वाला। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होते हैं। दोस्तों बहिर्मुखी यानी बाहर की चीज़ों से प्रभावित, अंतर्मुखी बाहर की चीज़ों से प्रभावित नहीं। पहला है, मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी। दोस्तों मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है, बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर। दोस्तों बहिर्मुखी और अंतर्मुखी में अंतर होता है। मन ही मन में परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। जो बहिर्मुखी होता है दोस्तों वो व्यक्त करता है, अंतर्मुखी व्यक्त नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। पहला है, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। दूसरा है, यह सामंजस्य या अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है। यह व्यवहार की गुणवत्ता के आंकी जाती है। यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील होती है। दोस्तों ये हमने पहले भी देखा था 2011 में, बुद्धि परिवर्तनशील होती है, आप ये बात जानते हैं। एक संतुलित व्यक्ति वह है जिसमें स्वयं एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। दूसरा है, इदम और अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। अहम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। मजबूत अहम को बनाया जाता है। दोस्तों जो बच्चा मजबूत अहम को बना लेगा वो संतुलित व्यक्ति कहलाएगा। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए
निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? पहला है कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। दूसरा है विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना। चौथा है सहायता के लिए बाहर के संसाधनों को प्राप्त करना। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। दोस्तों, मानसिक रूप से बच्चे चीज़ों को देखकर अच्छे से सीखते हैं। अगला प्रश्न है नृत्य, ड्रामा एवं शिल्पकला का प्रयोग किया जाता है। पहला है विशिष्ट गुणों के विकास हेतु। दूसरा है व्यक्ति को ढालने के लिए। दबी एवं बर्दाश्त ना जा सकने वाले अंतर्नोद के प्रकटीकरण हेतु। इनमें से सभी। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। वर्तनी, वाचन एवं गणना में कठिनाई, सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता की विशेषता है। पहला है धीमी गति से सीखने वालों की, सामान्य औसत अधिगमकर्ताओं की, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की, अधिगम निर्योग्य बालकों की। दोस्तों, अधिगम निर्योग्य बालकों की होती है वर्तनी, वाचन और गणना में कठिनाई करना। अगला प्रश्न है फ एवं व, म एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर ना कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित है। पहला है अवधान केंद्रण की, स्मृति की, प्रत्यक्षीकरण की या इनमें से सभी की। दोस्तों, बच्चा इन दोनों में इसलिए नहीं कर पाता प्रत्यक्षीकरण के कारण, क्योंकि यहाँ चीज़ें देखकर बच्चा उनके अंतर नहीं कर पा रहा है। अगला प्रश्न है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना। दोस्तों, ये टीचर करते हैं। आपदा राहत कार्य भी टीचर करते हैं। चुनाव संबंधी कार्यों में टीचर लगते हैं। पल्स पोलियो, दोस्तों, ये टीचरों का कार्य नहीं होता है, इसकी अलग से टीम होती है। दोस्तों, अब चलते हैं अगले वर्ष की प्रैक्टिस पर। दोस्तों, इससे पहले कि हम अगले वर्ष की प्रैक्टिस करें, आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की प्रैक्टिस कराते रहेंगे। मस्तिष्क की संरचना दोस्तों तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। पहला है तनाव के कारण, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ये है डिसलेक्सिया। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि के साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनतम ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। दोस्तों, इनमें से कौन सी बुद्धि न्यूनतम होगी? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है 70 से कम। ये सबसे ज़्यादा न्यूनतम ग्रसित श्रेणी में रखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। पहला है पिछड़े हुए बालकों में, प्रतिभाशाली बालकों में, मानसिक रूप से पिछड़े, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अमूर्त चीज़ों के बारे में प्रतिभाशाली बालक सीखते हैं। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक तंत्र, यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, तनाव को कम करने के लिए रक्षा तंत्र काम करता है, यानी रक्षात्मक। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न सेम 2011 और 2012 में पूछा गया था, लेकिन इस बार ऑप्शन चेंज कर दिए हैं। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित वर्ग की समस्या नहीं है? पहला है दोस्तों सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। दोस्तों, ये ऑप्शन पहले भी दे रखा था, वहाँ भी ये ऑप्शन सही था। सृजनशीलता को पोषित करने के अवसर नहीं मिलना। दोस्तों, उनको अब पूर्ण अवसर नहीं मिलते हैं। रहने के लिए स्वस्थ परिवेश मिलता है। विद्यालय में पश्चातापूर्ण वातावरण का सामना करना। दोस्तों, विद्यालय में पश्चातापूर्ण व्यवहार का सामना नहीं करना पड़ता, वहाँ अलग तरीके से ऑप्शन दे रखा था। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश नहीं होता है। दोस्तों, पिछली बार ऑप्शन था कि ये परिवेश नहीं है, और यहाँ कह रहा है ऑप्शन
कि उन्हें रहने के लिए स्वस्थ परिवेश है। ये इसकी विशेषता नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं। पहला है आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, विद्यार्थी आश्रित होते हैं शिक्षक पर, यानी आश्रित चर हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। पहला है मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक, सीसीई। दोस्तों, मानक मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, उपरोक्त सभी पर। दोस्तों, अगर रटना ऑप्शन में नहीं होता तब इसका सही जवाब उपरोक्त सभी हो जाता, यानी ऑप्शन डी। लेकिन रटना नकारात्मक होता है और इन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा सकारात्मक है वो है ऑप्शन ए, करके सीखने पर बल देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। पहला है शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा है मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव। दोस्तों, शिक्षण अनुभव इसका त्रिकोण का भाग नहीं होता, अधिगम होता है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान फिर से आ गया, उपभोक्ता की ही अनुसंधान करता होता है, बिल्कुल सही कथन है। समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल सही कथन है। समस्याओं का हल अभ्यास में ले जाया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। दोस्तों, अनुसंधान में मूल्यांकन करना तो मुख्य होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। ये ऑप्शन बोल रहा है कि मूल्यांकन नहीं किया जाता, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। दोस्तों, 45 घंटे होते हैं, यानी 7 दिन में टीचर को 45 घंटे पढ़ाना है। अगला प्रश्न है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु पर। पहला है 7 वर्ष की आयु पर, 11 वर्ष की आयु पर, 9 वर्ष की आयु पर, 6 वर्ष की आयु पर। दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार 11 वर्ष की आयु पर, क्योंकि वहाँ होता है मूर्त चीज़ों के बारे में बच्चा सीखता है। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसका सही जवाब उपरोक्त सभी है। अगला प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था। पहला है दोस्तों वुडवर्थ ने, रॉस ने, एनास्टसी ने, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो लोग क्रिकेट देखते हैं, रॉस टेलर के बारे में तो उन्होंने सुना ही होगा, और रॉस टेलर हैं बाहरी शक्ति। दोस्तों, रॉस टेलर दूसरे देश के खिलाड़ी हैं, यानी बाहर के खिलाड़ी हैं, और आप इसको इससे जोड़कर देख सकते हैं, बाहरी शक्ति हैं रॉस टेलर। अगला प्रश्न है, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। समानता का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ये कहा जाता है अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। अगला है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। दोस्तों, ये पहले भी पूछा गया था, अभिप्रेरणा का वंशानुक्रम से कोई संबंध नहीं होता, अभिप्रेरणा और वंशानुक्रम अलग अलग हैं। अगला प्रश्न है, किसकी अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती हैं। पहला है 3 से 4 वर्ष की अवस्था में, 6 से 7 वर्ष की अवस्था में, 8 से 9 वर्ष की अवस्था में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, 8 से 9 वर्ष की अवस्था में बच्चे की सुनने और देखने की क्षमता पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। अगला प्रश्न है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। पहला है शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। दोस्तों, ये बढ़ जाती है
उत्तर बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है। दोस्तों, अर्जित प्रेरक का मतलब जो बाहर से अर्जित होता है। भूख दोस्तों स्वतः ही लगती है। पुरस्कार बाहर से अर्जित है। रुचि भी बाहर से अर्जित है। विश्राम दोस्तों स्वतः ही लगता है। यानी इसका सही जवाब होगा बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावनात्मक जागृति द्वारा, ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अभिप्रेरणा हमेशा भावनात्मक जागृति के द्वारा वर्णित होती है। अगला प्रश्न है, चिंतन मानसिक प्रक्रिया का पहलू है। ज्ञानात्मक पहलू, भावनात्मक पहलू, क्रियात्मक पहलू, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, चिंतन हमेशा ज्ञान पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण, मनोदैहिक। दोस्तों, ये है पारंपरिक अनुकूलन के द्वारा व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में, उपरोक्त सभी में। दोस्तों, ये पाए जाते हैं उपरोक्त सभी में। व्यक्तिगत भेद बुद्धि में भी होते हैं, अभिप्रेरणा भी अलग अलग होती है, और गति भी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। पूर्वानुभव, भाषा, तर्क, समस्या। दोस्तों, चिंतन होता है समस्या पर। आपको जब तक कोई समस्या नहीं होगी आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। पहला है विनय ने, रीड ने, टर्मन ने, कैटल ने। दोस्तों, ये विकसित किया था टर्मन ने। दोस्तों, जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है वो टर्मिनेट हो जाता है। आप इसको याद रख सकते हैं। अगर किसी की बुद्धि लब्धि अच्छी नहीं होगी तो टर्मन उसे टर्मिनेट कर देंगे। अगला प्रश्न है, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण, प्रक्षेणात्मक दृष्टिकोण। दोस्तों, ये कहा जाता है सतही दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, दोस्तों ये देख लीजिए, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है। दोस्तों, केवल प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछ रहा है एग्जाम, लेकिन लगातार पिछड़ेपन से प्रश्न जरूर पूछ रहा है। सामान्य बुद्धि का अभाव है, शारीरिक दोष, विषय पिछड़ापन, या स्वस्थ वातावरण। दोस्तों, सामान्य बुद्धि का अभाव नहीं होता, शारीरिक दोष भी नहीं होता, विशिष्ट पिछड़ापन भी नहीं होता। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। पिछड़ापन स्वास्थ्य वातावरण हो तो पिछड़ापन नहीं होता है। सामान्य बुद्धि के अभाव से पिछड़ापन हो जाता है, शारीरिक दोष से हो जाता है, और विशिष्ट पिछड़ापन से भी पिछड़ापन होता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का पहला प्रकार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। पहला है दोस्तों मनन ने, सेडल ने, सेल्डन ने, हिप्पोक्रेटस ने, कैटल ने। दोस्तों, जब भी हम एक दूसरे में वर्गीकरण करते हैं, आपने मीम तो सुना ही होगा, हिप्पोक्रेसी, यानी कैसी हिप्पोक्रेसी है। दोस्तों, इसका सही जवाब आप इससे लगा सकते हैं। हिप्पोक्रेटस ने दिया था वर्गीकरण, यानी लोगों को अलग अलग वर्गीकरण करना हिप्पोक्रेसी है। अगला प्रश्न है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दोस्तों, अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने, थर्स्टन ने। दोस्तों, ये किया था स्पीयरमैन ने। दोस्तों, सामान्य और विशिष्ट लोग होते हैं बहुत ही स्पीयरमैन जो अच्छे लोग होते हैं। दोस्तों, इसको आप ऐसे जोड़ सकते हैं, जो विशिष्ट लोग होते हैं उन्हें मैन बोलते हैं, और वैसे जो विशिष्ट नहीं होते उन्हें आदमी बोल देते हैं। आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है। संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि, आक्रामकता। दोस्तों, उपलब्धि होता है। चलिए चलते हैं अगले वर्ष पर। निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है। पहला ऑप्शन है, छात्र एक आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है
और अच्छा करना चाहता है। दूसरा है छात्र दूसरा सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, बाकी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। दोस्तों, इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि अगर प्रश्न सकारात्मक पूछा गया है और कोई ऑप्शन बाकी 3 ऑप्शनों से बहुत ही अधिक बड़ा है तो 99 उसके सही होने के चांस होते हैं। ये देख लीजिए, बी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब है और बी ऑप्शन बाकी ऑप्शनों से दूना बड़ा है। अगला प्रश्न है, यदि बाह्य अभिप्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक अभिप्रेरणा पहला ऑप्शन है एक शुरुआत है, अपने आप में एक अंत है, एक शुरुआत तथा अंत है, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, ये अपने आप में एक अंत होती है। अगला प्रश्न है, एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है अभिप्रेरणा, दिमागी अयोग्यता, अधिगम, द्वंद्व। दोस्तों, ये कहलाती है दिमागी अयोग्यता। अगला प्रश्न है, एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है कहलाता है। पहला ऑप्शन है प्रतिकरण, परमीयकरण, प्रतिगमन, दमन। दोस्तों, ये है परमीयकरण। अगला क्वेश्चन है, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। पहला है क्रियात्मक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, सामाजिक कारण, अन्य कारण। दोस्तों, ये हैं सामाजिक कारण। अगला प्रश्न है, निम्न स्थितियों में से कौन सा समायोजन को बढ़ावा देती है? पहला है तीव्र उत्सुकता, अपराध का जुनूनी विचार, बीमारी का डर, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्ति। दोस्तों, ये प्रश्न सेम टू सेम पूछा गया है। यहाँ दूसरा शब्द था इससे पहले के वर्ष में। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण से कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? दोस्तों, विश्लेषण, संप्रयोग, समझ, ज्ञान। दोस्तों, ये व्याख्या की गई है संप्रयोग की। शिक्षक के तौर पर आपने एक युक्ति परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित की। यह प्रक्रिया कहलाती है आकलन, मापन, मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। दोस्तों, ये कहलाता है आकलन। अगला प्रश्न नंबर 19 है, कौन सा प्रक्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है? पहला है संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, मनोप्रेरणा। दोस्तों, ये चारों ऑप्शन ही गलत माने थे आयोग ने। इसका 1 नंबर सभी को कॉमन दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? दोस्तों, नहीं प्रश्न पूछा है। पहला है स्कूल के बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, सबसे ज़्यादा सकारात्मक ऑप्शन। दोस्तों, परीक्षा को अधिक लचीला बनाना, सकारात्मक, अधिगम को रटना विधि। दोस्तों, रटना विधि हमेशा नकारात्मक होती है और इसका सही जवाब भी आपको मिल गया होगा ऑप्शन सी, क्योंकि प्रश्न नकारात्मक पूछा है। अगला प्रश्न है, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है और धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठों का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है। दोस्तों, ये इसका सही जवाब ऑप्शन बी और सी माना था आयोग ने। प्रॉक्सी, मॉडलिस्ट प्रगति और व्यापक से विशिष्ट कार्य प्रगति, ये दोनों ऑप्शन आयोग ने सही माने थे। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया उन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? पहला है
अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित, एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित, आंशिक रूप से विकसित, बेहतरीन ढंग से विकसित। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो कि एक विशेषता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगी, यह बयान के महत्व पर जोर देता है। प्रारंभिक अनुभव, वातावरण, आनुवंशिकता, आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों। दोस्तों आनुवंशिकता आगे चलकर भी साथ रहती है, लेकिन वातावरण बदल जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब आनुवंशिकता होगा। अगला है, अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है प्रभाव का नियम। दोस्तों आयोग ने ये प्रश्न भी गलत माना था, 1 नंबर सबको दिया था। पावलाव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीखे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है। इस प्रवृत्ति को कहा जाता है विलोपन, बिना शर्त प्रोत्साहन, अनुकूलित उत्तेजना, तत्परता। दोस्तों सारा खेल उत्तेजना का है, तो इसका सही जवाब भी अनुकूलित उत्तेजना होगी। अगला प्रश्न है, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विचलित होती है, यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। पहला है थॉर्नडाइक अधिगम सिद्धांत, पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत, टोलमैन संकेत अधिगम, कोहलर अधिगम सिद्धांत। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दोस्तों 27वां प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है, जाना जाता है। दोस्तों समावेशन, समायोजन, संतुलन, ज्ञान विघ्न। दोस्तों ये पहचाना जाता है संतुलन से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है। पहला है आईक्यू स्कोर के आधार पर अनुचित रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीद से बचाना। दूसरा है बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षण और छात्र के बीच एक संचरित बातचीत है। क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में आईक्यू परीक्षणों का उपयोग न करना। एक समग्र आईक्यू स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संचरित बातचीत है। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। कक्षा 3 का छात्र विकास के किस चरण से मेल खाता है। शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की स्वायत्तता, परिश्रम बनाम हीनता, नेतृत्व बनाम अपराध, अंतरंगत बनाम अलगाव। दोस्तों इसका सही जवाब है परिश्रम बनाम हीनता। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है। यह एक मानकीकृत परीक्षण है, छात्र के स्कोर की तुलना उसके साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य से कैसा प्रदर्शन किया है। कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है, छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, छात्र के प्रदर्शन के स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। पहला है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा का है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। दोस्तों कोहलर का है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास है जीन पियाजे का, और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत हम बता चुके हैं पावलाव का है। अगला प्रश्न है, रेमंड कैटिल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं। दोस्तों ये प्रस्तावित किए गए हैं 16 कारक। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? दैहिक आवश्यकता, व्यक्तित्व बनाम समूहवाद, स्नेह बनाम संबंधता, आत्मसिद्धि। दोस्तों, इसमें व्यक्तिवाद बनाम समूहवाद सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है? द्वंद्व, कुंठा, चिंता, दबाव। दोस्तों, जब दो इच्छाएं विपरीत में होती हैं तो द्वंद्व होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफेन कोरे से संबंधित है? आधारभूत का अनुसंधान, व्यवहारवाद, व्यवहारात्मक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान। दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्टीफेन कोरे ने दिया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त है? तेजी से सीखने वाले, धीमे सीखने वाले, रचनात्मक से सीखने वाले, प्रतिभाशाली। दोस्तों, उपचारात्मक होता है धीमे सीखने वाले बच्चों के लिए। शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर, शिक्षण का समाजशास्त्रीय सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम। दोस्तों, ये है वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर आधारित। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, ये थे प्रोफेसर यशपाल। अगला प्रश्न है, आरटीई अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? दोस्तों, ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरणा नहीं है? दोस्तों, उपलब्धि, भूख, प्यास और नींद। दोस्तों, ये शरीर के हिस्सा होते हैं, उपलब्धि शारीरिक नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? अध्यापन शैली, विषय वस्तु, भाषा, सामाजिक आर्थिक स्तर। दोस्तों, अध्यापन शैली पर निर्भर करता है। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपालन नहीं, दोस्तों अनुपात होगा, अनुपात होना चाहिए। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। हम पहले भी इसके बारे में बता चुके हैं, एक बार फिर बता देते हैं। अगर विद्यार्थियों की संख्या 150 से कम है तो अनुपात 1:30 होगा, लेकिन वहीं अगर 151 से लेकर के 200 तक है तो वहाँ 5 तो अध्यापक होंगे, पर उनके ऊपर एक प्रधानाध्यापक अलग से होगा, यानी और अगर 200 से ऊपर है तो अनुपात 40 बच्चों पर एक शिक्षक होगा। अगला प्रश्न है, मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है रचनात्मक मूल्यांकन का, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का, योगात्मक मूल्यांकन का, नैदानिक मूल्यांकन का। दोस्तों, ये है योगात्मक मूल्यांकन का। कौन सा रोग वंशानुगत है? एडीएचडी, फिनाइल कीटोनुरिया, पार्किंसन, एचआईवी एड्स। दोस्तों, ये है बी ऑप्शन इसका सही है, फिनाइल कीटोनुरिया। दोस्तों, रोगों के नाम भी बड़े अजीब अजीब हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? भाटिया बैटरी परीक्षण, रोरसा स्याही परीक्षण, WAIS परीक्षण, रेवन का SPM। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भाटिया बैटरी परीक्षण। अगला है, मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? सतत विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिरूप का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। दोस्तों, ये है समान प्रतिरूप का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? दोस्तों, इसकी अंतिम अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है 11 वर्ष से प्लस की अवस्था।
दोस्तों संवेदी प्रेरक अवस्था पहली होती है जो 0 से 2 वर्ष की होती है। उत्तर अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष की। और मूर्त होती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था। यानी सबसे पहली होती है संवेदी, दूसरी होती है उत्तर, उसके बाद मूर्त, सबसे लास्ट में अमूर्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी के जनक हैं दोस्तों मेंडल, मॉर्गन, वाटसन, डार्विन। दोस्तों ग्रेग जॉन जॉन मेंडल थे। इन्होंने मटर के दाने पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों मास्लो ने, फ्रायड ने, रॉजर्स ने, पियाजे ने। दोस्तों ये किया था सिगमंड फ्रायड ने। अगला प्रश्न है, 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। दोस्तों बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100। दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है कि दोनों में से किसको नीचे रखना है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो वास्तविक चीज़ें हैं वो हमेशा व्यक्ति अपने अंदर रखता है यानी नीचे रखता है, और जो बाहर की चीज़ें हैं उन्हें ऊपर ऊपर। मानसिक आयु बाहर की है यानी 12, और दोस्तों 12, और वास्तविक आयु है 10, नीचे गुणा 100। इसका इसमें भाग दिया तो ये 10 हो गया, 120 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? पहला है आनुवांशिकता, जन्मजात स्वभाव, अभिभावक बालक संबंध, शारीरिक स्वास्थ्य। दोस्तों अभिभावक बालक संबंध डाउन संलक्षण का कारण है। दोस्तों त्रिगुण सूत्रता 20, त्रिगुण सूत्रता 21, एक्स एक्स वाई गुणसूत्र, त्रिगुणता सूत्र 22। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है त्रिगुणता सूत्र 21। अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, मापन का उद्देश्य, प्राप्तांकों की बारंबारता, गणना की समरूपता। दोस्तों सी इसका सही जवाब है प्राप्तांकों की बारंबारता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? दोस्तों प्रक्षेपीय परीक्षण होता है जो चीज़ बिजली से चलती है। पहला है टीएपी, टीएटी, एसटीसी, ड्रो एंड मैन, एमएमपीआई। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एमएमपीआई। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों ये हमने अभी आपको बताया था, ये किया था हार्वर्ड गार्डनर ने। दोस्तों जीन पियाजे का कौन सा सिद्धांत है आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। पहला है शिक्षकों का प्रशिक्षण, कक्ष का अधिगम, बालक के चिंतन का गणितीयकरण, गणित की विषय वस्तु। दोस्तों सी इसका सही जवाब है बालक के चिंतन का गणितीयकरण। अगला प्रश्न है, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? दोस्तों सामाजिक सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन, संज्ञानात्मक विकास। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था बीएफ स्किनर ने। दोस्तों हमने आपको इसे याद रखने की ट्रिक बताई थी कि इसे पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं, और किसी का बीएफ हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड को पुनर्वलन देगा। और दोस्तों इसको एक तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, बीएफ जब भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलेगा तो क्रिया जरूर होगी। दोस्तों सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत हमने अभी देखा था दोस्तों, ये दिया था बंडूरा ने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है, और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलाव ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? पहला है
पूर्व अनुभव, प्रतिबिंबन, कल्पना, तर्क। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, पूर्व अनुभव। अगला प्रश्न है, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, उपलब्धि, रचनात्मकता। दोस्तों उपलब्धि का प्रयोग किया जाता है। अगला है, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? वृद्धावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शिशु अवस्था में। दोस्तों ये है किशोरावस्था में। चलिए चलते हैं अगले वर्ष की प्रैक्टिस पर। दोस्तों ये प्रश्न है 2022 के। दोस्तों अब तो यार वीडियो को लाइक कर ही दो, या आप उन लोगों की ही वीडियो लाइक करोगे जो फालतू की बातों में आपका एक एक घंटा बर्बाद कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों गलत कथन बताना है। पहला है, यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। दोस्तों पहला ही कथन गलत है। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है, बिल्कुल सही कथन है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है, बिल्कुल सही है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। दोस्तों केवल एक कथन गलत है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। दोस्तों वृद्धि होती है, विकास, शारीरिक बदलाव या मानसिक परिवर्तन। दोस्तों विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? दोस्तों प्राकटोली आयु, अनुकरणीय आयु, सवाल करने की आयु, खिलौनों की आयु। 2011 में पूछा गया प्रश्न दोस्तों बिल्कुल सेम रिपीट हुआ है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, टोली नहीं बनाते हैं बचपन में दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुवांशिकी एवं वातावरण से, व्यवहार एवं वातावरण से, वातावरण एवं जीव विज्ञान से, वातावरण एवं पालन पोषण से। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुवांशिकी एवं वातावरण से। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि दोस्तों 140 होती है। अगला प्रश्न है, स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु। दूसरा है, छात्र के बीच के अंतर को कम करने हेतु। तीसरा है, छात्रों एवं छात्राओं के क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, समझने के लिए कि छात्र सीखने में असमर्थ या समर्थ क्यों हो रहे हैं। दोस्तों डी इसका सही जवाब है। अगला है, 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु होगी। दोस्तों हमने बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र आपको बता दिया है, अब आप इसको देख सकते हैं कि कैसे हल करना है। दोस्तों अब आप इसको हल करके देख लीजिए, इसका जो सही जवाब है वो 12 आएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रदर्शित के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, थर्स्टन ने, गिलफोर्ड ने, मॉमसन ने। दोस्तों ये दिया था मॉमसन ने। अगला है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? निर्धारक मापनी, अवलोकन, साक्षात्कार या कथानक संप्रत्यक्ष परीक्षण। दोस्तों डी इसका सही जवाब है। सृजनात्मकता मुख्य किससे संबंधित है? दोस्तों अति सक्रियता से, कम बोधगम्यता से, अभिसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से। दोस्तों सृजनात्मक होता है अपसारी चिंतन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र चिंता,
अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, बीमारी का डर, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। दोस्तों सेम प्रश्न आया है और वहाँ इसकी जगह अंग्रेजी का शब्द दे रखा था, आपने देख लिया होगा। प्रभावशाली बालक के लक्षण हैं। पहला है दोस्तों अभिव्यक्ति में नव्यता। दोस्तों बिल्कुल सही है, ये प्रभावशाली बालक के हैं। दूसरा है जिज्ञासा, ये भी है। वार्तालाप प्रियता, अति सक्रियता। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न है बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फार्मूला किसने दिया? मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100। दोस्तों ये दिया था टर्मन और विलियम स्टर्न ने। दोस्तों आयोग ने इसका सही जवाब दोनों ऑप्शन माना था, लेकिन इसका दिया था सबसे पहले टर्मन ने। अगला प्रश्न है रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि औसत से लेकर के औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने बर्तनी सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम हैं, उसके ग्रेड काफ़ी अधिक हैं। रवि लेखन कौशल में अच्छा है, रवि में अधिक संभावना है। पहला है डिसकैलकुलिया की, डिसग्राफिया की, डिसलेक्सिया की, डिसफेजिया की। दोस्तों वो पढ़ने संबंधी चीज़ों में कम है उसके, यानी डिसलेक्सिया की। अगला प्रश्न है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया? स्किनर के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा, क्रो एंड क्रो के द्वारा, गेट्स एवं अन्य के द्वारा। दोस्तों स्किनर इसका सही जवाब है। कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकान द्वारा किए गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए, जो चीज़ एक से दूसरे पर अच्छा प्रभाव डालती है प्लस यानी पॉजिटिव, तो वो सकारात्मक होती है और इसका सही जवाब भी सकारात्मक है। और कोई चीज़ दूसरे के ऊपर प्रभाव नकारात्मक डालती है तो वो नकारात्मक हो जाती है, और कोई चीज़ दूसरे के ऊपर ना तो अच्छा प्रभाव डालती है ना नकारात्मक, तो वो शून्य स्थानांतरण हो जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सकारात्मक स्थानांतरण। दोस्तों शून्य स्थानांतरण का उदाहरण होगा जैसे कोई गेंदबाज बल्लेबाजी करता है तो वो गेंदबाजी में अच्छा है और गेंदबाजी उसके बल्लेबाजी पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। और दोस्तों नकारात्मक में ये मान लीजिए कोई बच्चा हीरो होंडा की मोटरसाइकिल चलाता है जिसके गियर पीछे की तरफ पड़ते हैं, फिर उसे एक ऐसी मोटरसाइकिल चलाने को दी जाती है जिसके गियर आगे पड़ते हैं तो वो अटकता है। दोस्तों जो चीज़ अटकन महसूस करती है वो नकारात्मक होती है। अगला प्रश्न है एक व्यक्तित्व में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। दोस्तों सेम प्रश्न रिपीट हुआ है, द्वंद्व कहलाता है। अगला है निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? दोस्तों ये हमने आपको बताया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? बीएफ स्किनर का। खुद देख लीजिए प्रश्न कैसे रिपीट होते हैं। निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। दोस्तों पहला है वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है जिससे वह अपने माता पिता को उपहार प्राप्त कर सके। दूसरा है दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए दोस्तों, यहाँ आंतरिक अभिप्रेरणा होती है जो बच्चा अपने लिए स्वयं से कार्य करे या किसी और को देखकर या किसी बाहरी चीज़ के लिए कार्य करता है तो वो बाह्य अभिप्रेरणा होती है। पहले ऑप्शन में वंदना अपने माता पिता के लिए कार्य कर रही है तो ये बाह्य अभिप्रेरणा होगा। दूसरा ऑप्शन है उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वह टीवी देख सकेगी। दोस्तों ये भी बाहर की चीज़ देखने के लिए कर रही है, खुद के लिए नहीं। ईला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करना चाहती है। दोस्तों ये भी बाहर की चीज़ें हैं क्योंकि उसे खुद के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए नाम रोशन करना है।
मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश कर रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। दोस्तों, मेघा ये चीज़ें अपनी संतुष्टि के लिए कर रही है। बाकी कार्य में यानी वंदना पिता के लिए कर रही थी, उर्मिला टीवी के लिए और ईला प्रथम स्थान के लिए। ये सारी चीज़ें बाह्य अभिप्रेरणा हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? दोस्तों, थॉर्नडाइक ने किया है, स्किनर ने किया है, कोहलर ने किया है। दोस्तों, अभी तक हमने बीएस ब्लूम का नहीं पढ़ा। थॉर्नडाइक, स्किनर और कोहलर के पढ़ चुके हैं। बार बार बच्चों को सजा से बचाने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करता है। दोस्तों, ये तो प्रेरणा को बढ़ाएगा क्योंकि बाहरी चीज़ के बारे में बात कर रहा है। उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देता है। दोनों उल्टे दे रखे हैं। बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन के बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। दोस्तों, डी कथन बिल्कुल सही है। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह दोस्तों 45 घंटे है। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, अभिक्षमता। दोस्तों, अभिक्षमता इसका सही जवाब है। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? दोस्तों, बच्चा सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्यान सुन सकें, कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सकें, कक्ष में अनुशासन बनाए रखें, छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। दोस्तों, डी इसका सही जवाब है। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान, एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान, एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके, सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध। दोस्तों, सी इसका सही जवाब है। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुविधादाता की। दोस्तों, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों, बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए। दूसरा है उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारिक उपाय की आवश्यकता है, सीखने की कठिनाई और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए, या उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहें। दोस्तों, डी इसका सही जवाब है। दोस्तों, मिलान करना है विकास के सिद्धांत का और सिद्धांत के वर्णन का। दोस्तों, समीप दीर्घाभिमुख दोस्तों दूराभिमुख होता है दूर का। दोस्तों, इसका पहले का दोस्तों होगा शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। दूरा का मतलब दोस्तों दूर की ओर। और सिरा पदाभिमुख दोस्तों सिर का होता है सिर और पदा का होता है पैर, यानी इसका होगा सिर से पैर का क्रम। अंतर व्यक्ति भिन्नताएं होती हैं दोस्तों, इसका होगा विभिन्न बच्चों में विभिन्न विभिन्न दर से बढ़ते हैं। और चौथे का दोस्तों बचा ही आपके पास मात्र सी। इसका सही जवाब दोस्तों बचा ऑप्शन पहला। पहले का डी, दूसरे का ए, तीसरे का बी और चौथे का सी। अगला प्रश्न है, विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से सामान्य की ओर। दोस्तों, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। दोस्तों, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कई बार प्रश्न को। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगली वीडियो आपको किस सब्जेक्ट की चाहिए आप हम लोगों को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम ऐसी ही वीडियो आपको उस सब्जेक्ट की लाकर देंगे। दोस्तों, इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।